गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली। आप बच्चों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सारण सर पर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको निरंतर इसके वीडियो और टॉपिक मिलते रहें। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोध। इंग्लिश वर्जन इसका रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध क्या चीज़ है? प्रतिरोध का सिंपल सा मीनिंग है बाधा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स, कोई भी चार्ज कैरियर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, होल, जब वो गतिशील होते हैं तो उस समय उसके मार्ग को अवरुद्ध जो पदार्थ करे या जो भी चीज़ करे वो प्रतिरोध कहलाएगी। मार्ग का अवरुद्ध होना ही प्रतिरोध है। किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग को अवरुद्ध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। यानी ये एक हमारे जो दिए गए चालक है उसका एक गुण धर्म है। जब भी किसी चालक तार से धारा का प्रवाह किया जाएगा तो उस धारा के प्रवाह में, यानी आवेशों के प्रवाह में एक रुकावट उत्पन्न होगी। उस बाधा को, उस रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल आर से हम प्रदर्शित करते हैं। और ओहम के नियम से हमने देखा था V = IR, और आपका R निकालोगे तो क्या हो जाएगा V/I। V यहाँ वोल्टेज है और I यहाँ पर करंट है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, इसका ये सिंबल है। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रतिरोध के प्रकार। मुख्यतः प्रतिरोध दो प्रकार के हैं। पहला है ओहमीय प्रतिरोध और दूसरा है अनओहमीय प्रतिरोध। जैसा कि आपको विदित है और अच्छे से समझ है कि ओहम के नियम की पालना करने वाले प्रतिरोधों को हम ओहमीय प्रतिरोध कहेंगे, और ओहम के नियम की पालना न करें उन प्रतिरोधों को हम अनओहमीय कहेंगे। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो V और I के बीच जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ प्राप्त होने की दो संभावनाएं हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं? एक तरफ हम V ले लें, एक तरफ I ले लें। यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाई गई विभवांतर के समानुपाती हो तो हमारा ग्राफ है वो सीधी रेखा में मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी भी तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता या विभवांतर के समानुपाती न होके किसी अलग रूप से परिवर्तित होता हो, तो उस समय संभावना है कि ये सीधी रेखा में ग्राफ न होके किसी अलग रेखा में ग्राफ हो जाए। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ। जब V और I के मध्य ग्राफ खींचा जाएगा, यदि ग्राफ हमारा सरल रेखा में प्राप्त होता हो तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि वो ओम के नियम की पालना करता है। अर्थात चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाई गई विभवांतर के समानुपाती होगी, और ऐसे प्रतिरोध हमारे ओहमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। यानी V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ यदि सरल रेखा में प्राप्त होता है तो वो ओहमीय प्रतिरोध का ग्राफ होगा। अगर वो सीधी रेखा में, सरल रेखा में न होके किसी अन्य रूप में आता है तो वो अपार हमारा अनओहमीय प्रतिरोध कहलाएगा। अर्थात वो पदार्थ, वो युक्ति हमारे ओहम के नियम की पालना नहीं करेगी। अनओहमीय प्रतिरोध और ओहमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल। ओहमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल सभी चालक, सभी धातुएं जिनमें से हम धारा प्रवाहित करेंगे वो ओम के नियम की पालना करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी युक्तियां भी हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं कर पाती। वो कौन कौन है? पीएन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है। ये अर्धचालक युक्तियों के नाम हैं। इनमें अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे हम विभवांतर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर या उसमें जो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल हैं उनका प्रवाह रेखिक न होकर एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी रूप से परिवर्तित होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो ओम के नियम की पालना न करने के कारण अनओहमीय परिपथ की श्रेणी में आएंगे।
एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा अति चालकता, इंग्लिश वर्जन इसका सुपर कंडक्टिविटी है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि देखो, दो चीज़ें आप ध्यान रखना। प्रतिरोध वो रुकावट थी जो किस उसमें से प्रवाहित धारा को रोकती है, और इसका व्युत्क्रमानुपाती देखोगे तो कंडक्टेंस होती है, जिसको हम चालकता कहते हैं। यदि प्रतिरोध को कम करते जाओगे तो चालकता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम हो जाएगी। यानी आवेश के प्रवाह की दर इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस चालक द्वारा कितना प्रतिरोध आरोपित किया गया। अगर प्रतिरोध ज़्यादा आरोपित करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर से धारा कम प्रवाहित होगी। अगर प्रतिरोध को कम करते चले गए तो धारा प्रवाह का मान अल्टीमेट बढ़ जाएगा। तो हम किसी भी पदार्थ के ताप को कम करने लग जाएं, यानी किसी पदार्थ को ठंडा करने लगे, जैसे जैसे हम ठंडा करने लगेंगे तो ये देखा गया कि वो पदार्थ अपने प्रतिरोध के मान को न्यून करने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं, और कम करते करते एक ऐसा ताप प्राप्त होता है जिस पर उस पदार्थ की चालकता अत्यधिक हो जाती है, और जबकि प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप कौन सा होता है? वह ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए, उसको हम क्रांतिक ताप कहेंगे। और किसी भी पदार्थ को क्रांतिक ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और प्रतिरोध शून्य होने का मतलब है कि अति चालकता की शर्त है ये। तो अति चालकता का मतलब यही है कि किसी भी पदार्थ को क्रांतिक ताप तक ठंडा करके उसके प्रतिरोध को शून्य कर दिया जाए। तो इस घटना को तो हम अति चालकता कहते हैं, और इस पदार्थ को हम अति चालक कहते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि पारा 4 केल्विन के ऊपर अति चालकता की तरह भी बिहेव करता है। अति चालकता काम क्या आती है? यानी आप समझ रहे होंगे कि जब प्रतिरोध ही धारा के रुकावट का कारण है और परिपथ में ऊर्जा हानि का कारण है। अगर आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा तो परिपथ में ऊर्जा की हानि कम और धारा का मान ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इसी से संबंधित इसके उपयोग हैं। पहला उपयोग है सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंप्यूटर बनाने में। सुपर कंप्यूटर का मतलब है कि वे कंप्यूटर जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हैं, इनकी तुलना में इनकी क्षमता, कार्य क्षमता कई हजार, कई लाख गुना बढ़ जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे पदार्थ बने ताकि हमारे कंप्यूटर हैं उनकी जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा बढ़े। दूसरी चीज़ है बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण, क्योंकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, विद्युत ऊर्जा का, तो प्रतिरोध के कारण ऊर्जा हानि होने लग जाती है। और जब ऊर्जा हानि होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम नहीं चाहते कि हमारी एफिशिएंसी कम हो, हमारे द्वारा भेजी गई ऊर्जा में कोई कमी आए। हम ये चाहते हैं कि अगर हम 100 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो 100 जूल एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र ही हो। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अतिचालक पदार्थ बन जाते हैं तो ये ऊर्जा क्षय या ऊर्जा हानि न्यूनतम हो जाएगी और ऊर्जा का स्थानांतरण बिना किसी प्रकार की हानि के किया जा सकता है। एक है उच्च चुंबकीय क्षेत्र बनाने में। आपको ये आगे भी पता लगेगा कि विद्युत और चुंबक के दो क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि अतिचालकता बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ेगा। जैसे जैसे हम तापमान को कम करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें बढ़ता चला जाता है। तो ये तीन इसके मुख्य उपयोग हैं अगर ये पदार्थ बन जाते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रतिरोधों का संयोजन है। यानी इससे पहले अगर आप पिछले चैप्टर की बात करें तो हमने संधारित्र का संयोजन पढ़ा था, और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का था, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। उसी प्रकार प्रतिरोध पदार्थों को भी हम परिपथ में दो मुख्य रूप से संयोजित कर सकते हैं, या तो उनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर लिया जाए या समानांतर क्रम में संयोजित कर लिया जाए। हम एक एक को पढ़ना चाहेंगे कि ये हैं क्या। पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें तीन प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तीन प्रतिरोध हमने लिए हैं। इनको इस तरीके से जोड़ा गया है
देख लीजिए, पहले दिमाग में श्रेणी क्रम का दिमाग में बैठा लीजिए क्या होता है। ये आपकी बैटरी है, इससे आपको प्रतिरोध जोड़ने हैं। सबसे पहले आप एक प्रतिरोध को लेके आएंगे, उस प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, ये दूसरा सिरा है। फिर हम दूसरा प्रतिरोध लेके आएंगे, ये तार प्रतिरोध तार लेके आए दूसरा, इस दूसरे, ये पहला R1 था, ये R2 है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरे प्रतिरोध को लेके आओगे तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ेगा, इस क्रम में जोड़ते चले जाएंगे और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ जाएगा। इस तरह का अगर संयोजन है तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हमने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को V वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया। इस संयोजन में धारा प्रवाह का केवल एक ही पथ है, एक ही रास्ता है, इसलिए धारा I का प्रवाह सभी के लिए समान रूप से होगा। सभी के लिए समान रूप से होने का मतलब है कि पहले में अगर I धारा है तो दूसरे में भी I और तीसरे में भी I धारा ही प्रवाहित होगी। इसलिए सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान एक जैसा रहेगा, वो I ही रहेगा। लेकिन इसके सिरों पर लगाया गया विभव V का मान इन तीनों प्रतिरोधों पर स्थानांतरित होगा, और जब वो स्थानांतरित होगा तो हमने मान लिया कि पहले प्रतिरोध पर उसका मान V1 है, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3। देखिए, यही वोल्टता है V, इन तीनों में इसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इसी को इन तीनों में विभाजित होना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों वोल्टताओं का योग V वोल्ट के बराबर रहेगा। तो इनके सिरों पर हमने बता दिया V1, V2, V3 वोल्टेज है। ओम का नियम हम जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V = IR। तो पहले प्रतिरोध के लिए निकालोगे तो V1 = IR1, दूसरे के लिए निकालोगे तो V2 = IR2 और तीसरे के लिए V3 = IR3। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि सभी के लिए I का मान एक जैसा है, क्योंकि हमने देखा कि एक ही रास्ता है आवेशों का एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए। तो सभी प्रतिरोधों में से समान संख्या में आवेश वाहक पास होंगे, इसलिए सब में से गुजरने वाली धारा का मान समान रहेगा। अब परिपथ में क्या है कि V वोल्ट की बैटरी लगाई थी, जिसके कारण सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर विभाजित हुआ है। तो सभी प्रतिरोधों के विभवों का मान लगाई गई वोल्टेज के योग के बराबर होना चाहिए। तो V का मान क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3। तो V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान यहाँ ऊपर से रख देंगे तो क्या बन जाएगा? हम देख पा रहे हैं कि जैसे V1 का मान रखोगे IR1, IR2, IR3, I कॉमन आ जाएगा, R1 + R2 + R3 ब्रैकेट में। इस I को इसके नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा? ये V/I = R1 + R2 + R3। हम जानते हैं कि इस परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो ओम का नियम क्या हो जाएगा? V = IR, क्योंकि V वोल्टेज लगाई गई है, I धारा प्रवाहित हो रही है और R तुल्य प्रतिरोध है, तो V/I क्या हो जाएगा? R। तो R का मान R1 + R2 + R3 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है? सभी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों के योग के बराबर है। और दूसरी चीज ये भी देख पा रहे हैं आप कि तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होगा। देखिए, इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 5 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम का प्रतिरोध है। 3 परिपथ में लगे हुए हैं, एक 5 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। परिपथ श्रेणी क्रम संयोजन है तो तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा? 5 + 2 + 3, और आप देखेंगे आंसर हो गया 10 ओम। जो हमारा रिजल्ट आया है इसका मान इस परिपथ में लगे हुए बड़ा प्रतिरोध कौन है? इसमें 5 ओम, 5 ओम से भी बड़ा मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान आपके लगाए गए परिपथ में प्रतिरोध बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा मान होगा। तो ये अब आता है इसका यूज क्या है। परिपथ में अधिक प्रतिरोध और न्यूनतम धारा प्राप्त करने के लिए इस परिपथ का प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन की आवश्यकता क्या है, जहां पर हमें जिस परिपथ में हमें प्रतिरोध अधिक चाहिए
और धारा न्यूनतम चाहिए, कम धारा चाहिए, तो वहाँ पर हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का उपयोग करेंगे। दूसरा हमारा संयोजन है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन का सिंपल सा मीनिंग है, ये मैंने चित्र बना रखा है, ये समानांतर क्रम संयोजन है। इसमें क्या होता है कि 3 प्रतिरोध हैं, हमने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। समानांतर क्रम संयोजन की पहचान ये है कि तीनों प्रतिरोधों के प्रथम, ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये तीनों के पहले सिरे बैटरी के धन सिरे से और तीनों के दूसरे सिरे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़े जाते हैं। तो इस तरह का अगर संयोजन है तो उसको हम समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब देखिए ये तीनों के तीनों प्रतिरोध V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो पहले के सिरों पर वोल्टेज V, दूसरे पे भी V, तीसरे पे भी V, तो इस क्रम में वोल्टता का मान समान रहेगा सबके लिए, क्योंकि तीनों प्रतिरोध डायरेक्ट V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। लेकिन आवेश प्रवाह के लिए आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 रास्ते हैं, यानी धारा प्रवाह के लिए 3 रास्ते इसके पास हैं। तो इसका मतलब किसी भी रास्ते से धारा कितनी ही मात्रा में जा सकती है। तो एक से हमने I1, दूसरे से I2, तीसरे से I3, यानी हम ये कह सकते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान रहेगा, जबकि धारा उनमें से प्रवाहित धारा के मान अलग अलग रहेंगे। ओम का नियम क्या है? V = IR, तो I = क्या हो गया? V/R। पहले प्रतिरोध के लिए निकालोगे I1 V/R2, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए निकाल सकते हैं हम। अब क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा अलग अलग शाखाओं या अलग अलग प्रतिरोधों से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। मान लीजिए आपकी 5 एम्पियर धारा आई, तो 5 एम्पियर धारा 3 रास्ते मिले हैं उसको आने के लिए। वो इस यहाँ से मान लीजिए 10 एम्पियर धारा आई है, तो उसको 3 रास्ते मिले हैं, लेकिन गुजरना तो 10 ही एम्पियर को पड़ेगा ना, कुछ यहाँ से गई, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, लेकिन वो लास्ट में फिर कितनी आएगी? 10 एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों धाराओं का योग परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के योग के बराबर होना चाहिए। तो I = I1 + I2 + I3, I का मान 1 का मान रख दिया, I2 का रख दिया, I3 का। अगर तुल्य प्रतिरोध इसका, अब हमने क्या किया, V कॉमन लिया और इधर V से भाग दे दिया, तो I/V क्या होता है? 1/R। 1/R इसलिए है क्योंकि R यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है, ये 1/R1, R2, R3। तो हम ये कह सकते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान का व्युत्क्रम, देखिए ये व्युत्क्रम है, तुल्य प्रतिरोध के मान का व्युत्क्रम यानी 1/R, इसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मान किसके बराबर है? अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। यानी अलग अलग प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, पहले का R1, दूसरे का व्युत्क्रम, इनका योग। निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर हम इसी चीज़ को लेके चलें, एग्जाम्पल से समझ के देख लें, फिर इस निष्कर्ष पे जाएंगे। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का प्रतिरोध है। हमने एग्जाम्पल ले लिया, तुल्य प्रतिरोध निकालिए। 1/R बराबर क्या हो जाएगा? अलग अलग का 1/2, 1/3 + 1/6, एलसीएम ले लीजिए 6, देखोगे तो 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6/6। तो आप क्या पाएंगे कि 1/R = 1 और R = कितना हो गया? 1 ओम। ये आपका आंसर है। और यहाँ हमने कितने लगाए थे? 2 का, 3 का और 6 का। तो इन सब में सबसे छोटा आंसर कौन सा है? 2। और यह आंसर आया इस 2 से भी छोटा। उसमें तो क्या था, श्रेणी क्रम में तो बड़े से भी बड़ा, और इसमें क्या, छोटे से भी छोटा। मैंने यही लिखा हुआ यहाँ कि तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। इस क्रम का उपयोग क्या है, हम कहाँ उपयोग करेंगे समानांतर क्रम संयोजन को? परिपथ में प्रतिरोध कम प्राप्त करना हो और धारा अधिक प्राप्त करनी हो तो हम समानांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना, घरेलू परिपथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। घरेलू परिपथ कौन से क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? घरेलू परिपथ समानांतर में। और इसी के बीच का एक क्वेश्चन है कि फ्यूज तार कौन से क्रम में होता है? घरों में लगाते हैं ना फ्यूज तार, तो फ्यूज तार हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, ये याद रखना, श्रेणी क्रम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ये था हमारा प्रतिरोध, अतिचालकता, प्रतिरोधों का संयोजन का टॉपिक। और उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी कोई समस्या रहे तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।